नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी सुनाने जा रहा हूँ। रमेश एक साधारण सा व्यक्ति था जिसका सपना था शहर की भीड़भाड़ से दूर एक शांत जगह पर अपना छोटा सा घर बनाना। वह अपनी पत्नी प्रिया और 2 बच्चों 8 साल की रिया और 6 साल के आरव इनके साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। लेकिन हमेशा एक चीज़ की कमी महसूस होती थी, अपना घर। किराए के घर में रहते रहते वह थक गया था और अब अपना घर बनाने के लिए बेताब था। रमेश ने कई महीनों तक शहर के आसपास सस्ती ज़मीन की तलाश की। हर जगह कीमतें आसमान छू रही थी और उसका बजट इसकी इजाज़त नहीं दे रहा था। एक दिन उसके दोस्त सुरेश ने उसे एक जगह के बारे में बताया। रमेश, शहर से थोड़ी दूर एक गांव है किशनगढ़, वहाँ एक बड़ी ज़मीन बिक रही है। सुना है बहुत सस्ती मिल रही है, कोई लेता नहीं है, सोचा तुमसे एक बार पूछ लूं। रमेश को लगा कि शायद यह उसकी किस्मत का दरवाज़ा है। वह अगले ही दिन किशनगढ़ के लिए निकल पड़ा। गांव शहर से लगभग 50 किलोमीटर दूर था। रास्ता थोड़ा ऊबड़ खाबड़ था, लेकिन जब वह उस ज़मीन पर पहुंचा तो उसकी आंखें खुली रह गई। ज़मीन बहुत बड़ी थी, लगभग 2 एकड़ की। चारों ओर हरियाली थी और एक छोटा सा तालाब भी था। ज़मीन की कीमत इतनी कम थी कि रमेश को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। वह तुरंत मालिक से मिलने गया। मालिक एक बूढ़ा आदमी था, उसका नाम किशन था। वह थोड़ा अजीब लग रहा था, उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। रमेश ने जब ज़मीन के बारे में पूछा तो किशन ने एक लंबी सांस ली और कहा, बेटा, ये ज़मीन बहुत पुरानी है, हमारे पुरखों की है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा है कि कोई यहाँ टिक नहीं पाता। जो भी यहाँ रहा है कभी चैन से नहीं रहा। रमेश ने सोचा कि बूढ़ा आदमी अंधविश्वासी तो होगा। उसने हंसते हुए कहा, अंकल, आजकल कहाँ ये बातें होती हैं। मुझे तो ये ज़मीन बहुत पसंद आई है, मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। किशन ने एक अजीब सी मुस्कान दी और कहा, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी बेटा, लेकिन बाद में पछताना मत। रमेश ने बिना कोई दूसरी बात सोचे उस ज़मीन को खरीद लिया। कागजात तैयार हो गए और रमेश उस ज़मीन का मालिक बन गया। रमेश ने उस घर में काम करवाया और उसकी मरम्मत करवाई। घर बनने में लगभग 1 साल लग गया। रमेश और प्रिया ने मिलकर हर कोने को अपने हिसाब से डिज़ाइन किया था। एक सुंदर 2 मंजिला घर तैयार हो गया, जिसमें 4 बेडरूम, एक बड़ा लिविंग रूम, किचन और प्यारा सा बगीचा था। आखिरकार उन्होंने अपने सपनों के घर में प्रवेश किया। शुरुआती कुछ हफ्ते बहुत अच्छे गुजरे। बच्चे घर के चारों ओर दौड़ते खेलते और बगीचे में मस्ती करते। प्रिया घर को सजाने में व्यस्त रहती और रमेश को भी अपने नए जीवन से संतुष्टि महसूस हो रही थी। लेकिन यह शांति ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली थी। सबसे पहले एक अजीबोगरीब बातों की शुरुआत हुई। प्रिया को अक्सर लगता था कि किचन में कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब वह मुड़ती तो कोई नहीं होता। कभी कभी रिया और आरव रात में जाग जाते और कहते उन्होंने किसी को अपने कमरे में देखा है, लेकिन जब माता पिता उनके पास जाते तो सब नॉर्मल हो जाता। रमेश इन बातों को बच्चों का वहम समझा और थकान मानकर टाल दिया। एक रात रमेश और प्रिया अपने बेडरूम में सो रहे थे। अचानक उन्हें नीचे से किसी के गिरने की आवाज़ सुनाई दी। रमेश हड़बड़ाकर उठा और टॉर्च लेकर नीचे गया। लिविंग रूम में देखा। उसने देखा कि एक पुरानी तस्वीर जो दीवार पर टंगी हुई थी ज़मीन पर गिरी हुई है और उसका शीशा टूट गया था। रमेश को लगा कि शायद कील ढीली हो गई होगी। उसने तस्वीर उठाई और उसे वापस दीवार पर टांग दिया। अगले दिन जब प्रिया नाश्ता बना रही थी तो उसे लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वह चौंक कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसे लगा कि यह उसका भ्रम है, लेकिन उसके शरीर पर एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। रिया और आरव के साथ भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक शाम वे अपने कमरे में खेल रहे थे। रिया ने अपनी गुड़िया मेज़ पर रख दी और आरव अपने खिलौना गाड़ी से खेल रहा था। अचानक गुड़िया मेज़ से गिर गई। दोनों बच्चे डर गए और भागकर अपनी माँ के पास पहुँच गए। प्रिया ने उन्हें समझाया कि शायद गुड़िया ठीक नहीं रखी होगी, लेकिन रिया को यकीन था कि उसने उसे ठीक से रखा था। रात में घर के अंदर फुसफुसाहट की आवाज़ें आने लगी। कभी कभी रमेश और प्रिया को लगता कि उनका नाम पुकार रहा है।
लेकिन जब वे जवाब देते तो कोई आवाज़ नहीं आती। हवा में एक अजीब सी बदबू फैलने लगी, कभी मिट्टी जैसी, कभी सड़ी हुई मांस जैसी। रमेश अब इन घटनाओं को नज़रअंदाज नहीं कर पा रहा था। उसने प्रिया से इस बारे में बात की। प्रिया, तुम्हें नहीं लगता कि ये सब कुछ ज़्यादा हो रहा है? प्रिया की आंखों में साफ डर दिख रहा था। हाँ रमेश, मुझे भी कुछ कुछ ऐसा ही लग रहा है। मैंने कई बार महसूस किया है कि जैसे कोई हमारे साथ है। एक रात परिवार सो रहा था। आधी रात को एक ज़ोरदार चीख के साथ रिया की नींद खुली। रमेश और प्रिया भागकर रिया के कमरे में गए। रिया पलंग पर कांप रही थी। पापा, मम्मी, वो मेरा पैर खींच रहा था, उसने सोते हुए कहा। रमेश ने रिया को गले लगाया। कौन खींच रहा था बेटा? मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगा कोई मेरे पैर खींच रहा था। रिया के पैर पर लाल निशान थे, जैसे किसी ने ज़ोर से खींचा हो। रमेश और प्रिया अब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। अब यह सिर्फ वहम नहीं था। अगले कुछ दिनों तक घर में तनाव का माहौल था। बच्चे डरे हुए थे और प्रिया भी सहमी हुई रहने लगी। रमेश ने घर में कुछ पूजा पाठ करवाने का सोचा। उसने एक पंडित को बुलवाया। पंडित ने घर में हवन किया और कई मंत्र पढ़े। पंडित ने कहा, यहाँ कोई नकारात्मक ऊर्जा है, मुझे लगता है यह बहुत पुरानी है। पूजा के बाद कुछ दिनों तक शांत रही, लेकिन फिर चीज़ें और भयानक हो गई। एक दिन दोपहर प्रिया किचन में खाना बना रही थी। अचानक सभी बर्तन अपने आप शेल्फ से गिरने लगे। कढ़ाई, प्लेट, ग्लास सब ज़मीन पर गिरकर टूट गए। प्रिया दहशत में चीख उठी और भागकर लिविंग रूम में आ गई। रमेश, जो अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था, भागकर किचन में आया। उसने टूटे हुए बर्तन का ढेर देखा और प्रिया को कांपते हुए देखा। क्या हुआ प्रिया? मुझे नहीं पता रमेश, सब कुछ अपने आप गिरने लगा। रमेश को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वह किसी वैज्ञानिक व्याख्या पर विश्वास करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मन में भी डर बैठ रहा था। रात में घर के तापमान में अचानक बदलाव आने लगे। कभी कभी एक कमरे में ठंड होती तो दूसरे कमरे में गर्मी। दरवाजे अपने आप बंद और खुलने लगे। नल से अपने आप पानी बहने लगा। एक रात आरव ने अपने कमरे में चिल्लाना शुरू कर दिया। रमेश और प्रिया भागे। आरव पलंग पर खड़ा था और एक कोने में उंगली दिखा रहा था। वो मुझे देख रहा है, आरव ने कहा। रमेश और प्रिया ने कोने में देखा, लेकिन उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया। लेकिन आरव के चेहरे पर जो डर था, वो साफ बता रहा था कि उसने कुछ देखा था। आरव को कई दिनों तक रात में डरावने सपने आते रहे और वह रात में सोने से भी कतराने लगा। एक दिन रमेश घर काम से आया। उसने देखा कि घर के अंदर से रोने की आवाज़ आ रही है। वह दौड़कर अंदर गया। रिया, प्रिया और आरव लिविंग रूम में बैठे थे और प्रिया रो रही थी। क्या हुआ प्रिया? रमेश ने पूछा। प्रिया ने कांपते हुए कहा, मैंने रिया को बाथरूम में भेजा था। मैं किचन में थी, तभी मुझे रिया की ज़ोरदार चीख सुनाई दी। मैं भागकर बाथरूम में गई तो रिया ज़मीन पर गिरी हुई थी और कह रही थी कि किसी ने उसे धक्का दिया। रिया के माथे पर चोट लग गई थी। रमेश ने देखा कि बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद था और दरवाजे पर बड़े बड़े खरोंच के निशान, जैसे किसी ने उसे अंदर से खुरचा हो। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि घर में कोई शक्ति थी जो उन्हें परेशान कर रही थी। रमेश को किशन की बात याद आई, जो कह रहा था, जो भी यहाँ रहा कभी चैन से नहीं रहा। रमेश ने उस बूढ़े आदमी किशन से मिलने का फैसला किया। वह अगले दिन किशनगढ़ गया। किशन अपने घर के बाहर बैठा था। रमेश ने उसे प्रणाम किया और अपनी परेशानी बताई। किशन ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, मैंने तुमसे पहले ही मना किया था कि वो ज़मीन मत खरीदना, वो श्रापित है। क्या मतलब अंकल, क्या हुआ था उस ज़मीन पर? रमेश ने पूछा। किशन ने बताया, कई साल पहले हमारे गांव में एक बहुत ही क्रूर ज़मींदार रहता था। उसका नाम था देवराज। वह बहुत लालची था और लोगों पर बहुत अत्याचार करता था। उसने कई बेगुनाह लोगों को मार डाला और उनकी लाशें उसी ज़मीन में गाड़ दी थी जहां तुम्हारा घर बना है। किशन ने आगे बताया, एक दिन गांव के लोगों ने उससे बदला लेने का फ़ैसला किया।
उन्होंने उसे पकड़ा और उसी ज़मीन में ज़िंदा दफन दिया जहाँ दूसरे लोगों को मारा था। उसने कहा था, जो भी ज़मीन पर रहेगा वह कभी चैन से नहीं रह पाएगा। मेरा बदला हर उस व्यक्ति से लिया जाएगा जो यहाँ कदम रखेगा। उसकी आत्मा यहाँ हमेशा भटकती रहेगी और कभी शांति नहीं मिलेगी। किशन ने कहा, तब से जब भी ज़मीन पर घर बनता है उसके साथ भयानक घटनाएं होती हैं। कई परिवार आए और कई चले गए, लेकिन कोई टिक नहीं पाया। रमेश के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अब सब कुछ समझ गया था और घर देवराज की आत्मा का अड्डा बन चुका था। रमेश वापस घर आया और उसने प्रिया को सब कुछ बताया। प्रिया और बच्चे सदमे में थे। उन्होंने अब घर में से एक पल भी रहने से इनकार कर दिया। लेकिन घर छोड़ना इतना आसान नहीं था। रमेश के पास इतने पैसे नहीं थे कि वे तुरंत दूसरा घर खरीद सके। उन्होंने सोचने की कोशिश की कि क्या किया जा सकता है। शराब की बात जानने के बाद घर में भयानक घटनाएं और बढ़ गई। अब यह केवल आवाज़ें या चीज़ें का हिलना नहीं था, अब उन्हें आत्मा का साया भी दिखने लगा था। एक रात रमेश और प्रिया अपने बेडरूम में थे। अचानक उन्होंने देखा कि कमरे के कोने में एक धुंधली सी आकृति खड़ी है। आकृति धीरे धीरे साफ होने लगी। वह एक लंबा पतला आदमी था जिसकी आंखें अंधेरी थी और चेहरे पर एक भयानक मुस्कान। उसकी आंखें पूरी तरह से काली थी, उनमें से काले रंग की चमक निकल रही थी। उसने शरीर से सड़ी हुई मांस की बदबू आ रही थी। प्रिया की चीख निकल गई। रमेश ने डरते हुए उसे गले लगाया। वह आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। हवा में ठंडक बढ़ गई। वे पलंग पर चिपक गए कांपते हुए। वह आकृति उनके करीब आ गई और ज़ोर से हंसी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि उसके कान बजने लगे। आकृति ने अपना हाथ बढ़ाया और रमेश के गले को पकड़ने की कोशिश की। रमेश ने डरकर अपने हाथ पीछे खींचे। तभी कमरे में ज़ोरदार रोशनी चमकी और वह आकृति एक पल में गायब हो गई। रमेश और प्रिया कांपते हुए एक दूसरे को देख रहे थे। अगले दिन प्रिया ने रिया और आरव को अपने कमरे में बंद कर दिया और उनसे बाहर ना निकलने को कहा। वह जानती थी कि आत्मा अब उन्हें सीधा निशाना बना रही थी। एक दोपहर जब रमेश घर में अकेला था, प्रिया बच्चों को लेकर पड़ोसी घर में गई हुई थी, तो उसने लिविंग रूम में कुछ गिरने की आवाज़ सुनी। जब वह वहां पहुंचा तो उसने देखा कि सभी फर्नीचर अपनी जगह से हिल रहे थे। सोफ़ा उल्टा पड़ा था, कुर्सियां बिखरी हुई थी और मेज़ टूट गई थी। दीवारों पर खून के छींटे थे, जैसे किसी ने अपने नाखून से खुरचा हो। रमेश को लगा कि अब वह और बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। उसने प्रिया और बच्चे को किसी भी कीमत पर बचाना था। रमेश ने फिर से किशन से मिलने का फैसला किया। इस बार वह मदद मांगने गया था। किशन ने रमेश की बात सुनी और कहा, बेटा, इस आत्मा को शांत करना आसान नहीं है। यह बहुत शक्तिशाली है, लेकिन एक तरीका है। किशन ने बताया, देवराज की आत्मा को शांति तभी मिल सकती है जब उसे उस जगह से हटाया जाए जहां उसे दफनाया गया था। जिस दिन उसे दफनाया गया था उसी दिन एक पूर्णिमा की रात थी। अगर उसी पूर्णिमा की रात को उसी जगह से उसकी अस्थियों को निकालकर पवित्र नदी में विसर्जित कर दिया जाए और सही मंत्रों का उच्चारण किया जाए तो उसकी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है। रमेश को याद आया कि किशन ने बताया था कि देवराज उसी ज़मीन में दफनाया गया है जहां उनका घर है। अब उन्हें यह भी नहीं पता था कि पूर्णिमा की रात कब है। अगली पूर्णिमा आने में केवल 3 दिन बाकी थे। रमेश ने प्रिया को यह बात बताई। प्रिया पहले डर गई, लेकिन उसने फिर हिम्मत जुटाई। उसने यह कहा, यह करना होगा अपने बच्चों के लिए। हम इस घर को नहीं छोड़ सकते। उन्होंने मिलकर योजना बनाई। जिस जगह पर देवराज को दफनाया गया था वहाँ उनका लिविंग रूम ठीक नीचे था। यह सबसे मुश्किल काम था क्योंकि उन्हें घर को तोड़ना पड़ता। रमेश ने कुछ मज़दूरों से बात की, लेकिन उन्हें असली वजह नहीं बताई। उसने कहा कि घर में कुछ बदलाव करना है। मज़दूरों ने काम शुरू कर दिया और लिविंग रूम के फर्श को खोदना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने खोदना शुरू किया, घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगी। ज़ोरदार चीख, हंसी और भयानक गड़गड़ाहट। मज़दूर डर गए और काम करने से मना कर दिया। रमेश को पता था कि अब उसे खुद ही करना होगा। पूर्णिमा की रात आ गई। रमेश, प्रिया और किशन
ने मिलकर ये काम करने का फैसला किया। बच्चे प्रिया के रिश्तेदार के घर भेज दिए गए थे। रात के ठीक 12 बजे वे लिविंग रूम में उस हिस्से पर पहुंचे जहां देवराज को दफनाया गया था। जैसे ही उन्होंने फावड़ा चलाया, ज़मीन से एक भयानक ठंडक निकलने लगी। हवा में सड़े हुए मांस की बदबू आने लगी। जैसे ही उन्होंने मिट्टी हटाई, एक पुरानी लकड़ी की पेटी दिखाई दी। पेटी बहुत पुरानी थी और उस पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। किशन ने बताया, यही है बेटा, इसी में इसकी आत्मा कैद है। जैसे ही रमेश ने पेटी को छोड़ने की कोशिश की, एक ज़ोरदार चीख गूंजी। घर के अंदर की सभी लाइट टूट गई। हवा में भयानक हवा चलने लगी और चीज़ें इधर उधर उड़ने लगी। एक काली सी आकृति उनके चारों ओर मंडराने लगी। वह देवराज की आत्मा थी जो उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। किशन ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसकी आत्मा तेज़ और शक्तिशाली थी। आत्मा उनके करीब आने लगी। उसकी और आंखें भयानक दिखाई दे रही थी। रमेश ने हिम्मत जुटाई और पेटी को उठाया। पेटी बहुत भारी थी। जैसे ही उसने पेटी को उठाया, ज़मीन से एक ज़ोरदार चीख निकली। आत्मा उनके सामने आ गई और अपनी काली आंखों से उन्हें घूरने लगी। तुम इसे नहीं ले जा सकते, आत्मा ने एक भयानक आवाज़ में कहा। रमेश ने अपने मन में प्रार्थना की और पेटी को अपने सीने से लगा लिया। किशन ने मंत्रों की गति तेज़ कर दी। उन्होंने पेटी को लेकर नदी की ओर दौड़ने लगे। आत्मा उनके पीछे थी, उन्हें रोकने की हर संभव कोशिश कर रही थी। रास्ते में पेड़ अपने आप गिरने लगे, ज़मीन हिलने लगी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि प्रकृति भी उनके खिलाफ है। किसी तरह वे नदी के किनारे पहुंच गए। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। किशन ने रमेश को नदी के बीच में जाने को कहा। रमेश ने पेटी को नदी में डाल दिया। जैसे ही पेटी पानी में गिरी, एक ज़ोरदार चमक हुई और पानी में भयानक बुलबुले उठने लगे। एक भयानक चीख सुनाई दी जो पूरे गांव में गूंज गई। आत्मा का भयानक रूप धीरे धीरे धुंधला होने लगा और अंत में वह प्रकाश में विलीन हो गई। पानी शांत हो गया। हवा में अब कोई बदबू नहीं थी, सिर्फ ताज़ी हवा थी। रमेश, प्रिया और किशन वहीं बैठे रहे, थककर चूर। उन्हें पता था कि उन्होंने एक बहुत बड़ी लड़ाई जीती है। अगले दिन घर में सब कुछ शांत हो गया। कोई अजीब आवाज़ नहीं, कोई भूत या साया नहीं, कोई डरावनी घटना नहीं। बच्चे ने रात में सोना शुरू कर दिया और प्रिया भी चैन की नींद सो पाई। रमेश ने उस जगह को भरवाया जहां देवराज की अस्थियां थी। अब घर एक पहले जैसा सामान्य घर लग रहा था। किशन उनसे मिलने आया। बेटा, तुमने एक बहुत अच्छा काम किया। तुमने न केवल अपनी जान बचाई बल्कि एक भटकती आत्मा को मुक्ति दी। रमेश ने किशन को धन्यवाद दिया। अंकल, मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। रमेश और प्रिया ने फैसला किया कि वे घर में और नहीं रहेंगे। वे जानते थे कि अब सब कुछ ठीक है, लेकिन उस घर की यादें उन्हें हमेशा डराती रहेंगी। उन्होंने उस घर को बेच दिया, लेकिन उन्हें खरीदार उस ज़मीन के इतिहास के बारे में बता दिया। उन्होंने एक नया घर खरीदा शहर के पास, जहाँ कोई बुरी यादें नहीं थी। उन्होंने नई शुरुआत की, इस बार एक ऐसे घर में जहाँ वे अपने बच्चों के साथ चैन से रह सकें। आज भी जब रमेश उस श्रापित ज़मीन के बारे में सोचता है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वे जानता है कि कुछ रहस्य ऐसे हैं जिन्हें छेड़ना का मतलब है अपने और अपने परिवार के लिए मुसीबत को न्योता देना। लेकिन उसे खुशी थी कि उसने अपने परिवार को भयानक आत्मा से बचाया और एक सुरक्षित भविष्य दिया। उस श्रापित ज़मीन का रहस्य हमेशा रमेश, प्रिया के जीवन का काला अध्याय बनकर रह गया, जिससे उन्हें सिखाया कि कुछ कहानियाँ सिर्फ किताबों में नहीं होती बल्कि हकीकत में भी होती हैं। वे उस अनुभव से कभी उबर नहीं पाए, लेकिन उन्होंने एक दूसरे और अपने बच्चों के लिए जीना सीख लिया। उन भयानक यादों को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत की। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।